तो उसमें बेटा हमने कहा था कि माइनस एम सी डेल्टा टी, एम जो होता है बेटा वो वॉल्यूम ऑफ लिक्विड और मास ऑफ लिक्विड होता है, और फिर बेटा हमने कहा था जी कि हमारे पास सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है और डेल्टा टी चेंज इन टेम्परेचर। फिर मैंने आपको बेटा डिटेल में बताया था कि हमारे पास जो है बेसिकली माइनस हम क्यों प्रेफर करते हैं, और हम ये भी कहते हैं कि जी माइनस एम सी डेल्टा टी ओवर एन। याद रखें हीट चेंज को हम किलो जॉल में करते हैं, जो एम सी डेल्टा टी से आंसर आता है वो जॉल में आता है, उसे फिर किलो जॉल में कन्वर्ट करते हैं। एन इज नंबर ऑफ मोल। कल बेटा मैंने आपको एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन बताए थे, फिर मैंने आपको बताया था कि जी एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में हम सॉल्यूट के मास को एम के अंदर कंसीडर नहीं करते, और मैंने यहाँ पे आपको क्वेश्चन दिए थे। अब बेटा मैं कुछ क्वेश्चन पहले से फिर से दोबारा आप लोगों को बताना चाहूंगा, ठीक है जी। ये हमने कल क्वेश्चन किए भी थे। उसकी रीजन ये है कि परसेंटेज के कुछ क्वेश्चन है बेटा। किसके क्वेश्चन है बेटा? परसेंटेज के। तो वो बाज़ औक़ात बच्चे जो हैं उनमें मिस्टेक करते हैं, तो वो बेटा मैं पहले आप लोगों को बता दूं और फिर उसके बाद हम आगे चलते हैं इंशाअल्लाह ताला जी। किधर गया जी हमारे पास? कोई एक आध क्वेश्चन हम देख लेते हैं। ये बल्कि है आपके पास जी, ये देखें ना, यहाँ पे एग्जाम में लिखा हुआ है 47%। एक और भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन है जहां पे एग्जामिनर हमें कोई परसेंटेज दे रहा है, ठीक है जी। तो ये यहाँ पे वैसे मैथ्स 45%। इन दो क्वेश्चन को बेटा हम जल्दी से देखते हैं और फिर हम इंशाल्लाह ताला हैज साइकिल और हैज ला करेंगे, ठीक है जी। इस यूनिट की इंशाल्लाह वर्कशीट जो है वो मैं कल भेज दूंगा। मैंने आपको कहा कुछ थोड़ी सी क्वेश्चन मैंने उसमें ऐड करनी है, ठीक है जी। ये इस तरह मैंने बाई पार्ट की हुई है, लेकिन मैं उसे कंबाइन करके तो एक वर्कशीट में वो करना है। अच्छा, ब्यूटेन, एग्जामिनर ने हमें इस क्वेश्चन में ब्यूटेन का एम आर भी बताया हुआ है, लिहाजा हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ब्यूटेन बर्नर, ब्यूटेन बर्नर से क्या मुराद है? ये बेटा कल अगर आपको याद हो तो हम एक क्वेश्चन कर रहे थे, इसमें फ्यूल बर्नर में हमने यहाँ पे थायोफीन यूज किया था, C4H4S। अगर बेटा यहाँ पे इसी बर्नर में ब्यूटेन को यूज किया जाए, दैट इज नोन एज ब्यूटेन बर्नर। कोई यानी इट्स नॉट समथिंग अनयूजुअल, कोई नई चीज नहीं है, कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है बेटा जी। हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ ब्यूटेन, एक मिनट, heat of combustion of butane is minus 2877 kilojoule per mole. 250 gram of water is heated from 12 degrees Celsius to आपके पास 100 degree Celsius. The burner transfer 47%. This is very very important information. हम इस पे फोकस करेंगे. Heat released from fuel. Assume that heat burner undergo the complete combustion एंड नन ऑफ द वाटर वेपर्स, आपके पास वाटर वैसे एवेपोरेट नहीं हुआ, वैसे तो होता है आपके पास, लेकिन यहाँ पे हम कहते हैं जी कि नन ऑफ द वाटर इज एवेपोरेट, द मिनिमम मास ऑफ ब्यूटेन मस्ट बी बर्न। अब बेटे इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? बेसिकली हमें एग्जामिनर ये कह रहा है कि हमारे पास कितना मास ब्यूटेन का बर्न होना चाहिए। अगर हमारे पास 47% हीट ट्रांसफर होती है, टेम्परेचर बेटा हमारे पास 100 माइनस 12 88 डिग्री सेल्सियस राइज होता है, ये चेंज है हमारे पास, और हीट ऑफ कंबस्टन ऑफ ब्यूटेन ये है। तो बहुत आसान सा बेटा क्वेश्चन है, कोई एस सच टेंशन वाली बात नहीं है बेटा। स्टेप नंबर 1 हम ये देखते हैं कि हमारे पास बेसिकली वाटर ने हीट एब्जॉर्व कितनी की है, तो हम यहां पे लिखेंगे हीट चेंज। बेशक आप यहां पे लिख सकते हो हीट एब्जॉर्ब बाय वाटर। क्या फार्मूला है? माइनस एम सी डेल्टा टी। वैसे यहां पे उसने ऑलरेडी माइनस दिया तो वो माइनस माइनस से कैंसिल हो जाएगा, लेकिन हम अपनी हैबिट बनाएंगे, हम माइनस एम सी डेल्टा टी लिखेंगे। एम क्या होता है बेटा? लिक्विड का वॉल्यूम। बेसिकली आपके पास वाटर है
वाटर का टेम्परेचर इंक्रीज हुआ था, हम ये 250 लिख रहे हैं। सी क्या चीज है? सी इज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। नॉर्मली हमें सी की वैल्यू एग्जामिनर प्रोवाइड करता है, वो बेटा हम कह रहे हैं 4.18। चेंज इन टेम्परेचर बेटा हमारे पास क्या है? 88। ये बेटा कितना आंसर आ जाता है? किसी के पास कैलकुलेटर बेटा? शाबाश, थोड़ा सा मुझे आप जल्दी से बताएंगी ताकि आज हम हैश साइकिल या हैश ला भी पढ़ सकें इंशाल्लाह। जी बेटा। -91960, थैंक यू वेरी मच। ये बेटा जॉल्स में होगी, 91960 जॉल, और आप इसे किलो जॉल में भी कन्वर्ट कर सकते हो। बेशक आप इसे किलो जॉल में करें तो -91.960 किलो जॉल। अब बेटा ये हीट वो थी जो वाटर ने एब्जॉर्व की। ये कौन सी हीट थी बेटा? विच वॉज एब्जॉर्व बाय वाटर। और वाटर जो हीट एब्जॉर्व कर रहा है वो एक्चुअली 47% ऑफ हीट है विच इज रिलीज्ड बाय बर्निंग आपके पास। तो इन रियलिटी ब्यूटेन कितनी हीट रिलीज कर रहा था? तो यहां पे बेटा हम इसे कैलकुलेट कर लेते हैं। मैं आपकी सहूलत के लिए इसे और आसान करके लिख रहा हूं, रेशियो मेथड, परसेंटेज एंड हीट। आपके पास 47% पे हीट है -91.960। अगर ये 100% होता तो कितनी हीट रिलीज होती? एक्स। आप यहां पे लिख सकते हो 47x इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाई बाय -91.96 डिवाइड बाय 47 डिवाइड बाय 47। तो ये बेटा आपके पास x की वैल्यू आ गई। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 91.96 डिवाइड बाय 47, तो कितना आंसर आ जाता है बेटा? जी बेटा, शाबाश। कोई बच्चा बेटा है किसी के पास कैलकुलेटर? जी बेटा, माइनस, थैंक यू बेटा, 195.659। ये बेटा हमारे पास एक्चुअली हीट रिलीज हुई। अब बेटा यहां पे ना आप इस स्टेटमेंट को गौर से देखें तो एग्जामिनर कह रहा है -2877 किलो जॉल पर मोल। इससे क्या मुराद है बेटा? देखो ना बेटा, एग्जामिनर हमें कह रहा है कि, एक मिनट किधर गया, ये है -2877 किलो जॉल पर मोल। पता है इससे क्या मुराद है? इससे मुराद है अगर हम एक मोल कंबस्ट करेंगे तो इतनी हीट रिलीज होगी। एम आई राइट बेटा? अगर हम एक मोल को कंबस्ट करेंगे तो हाउ मच हीट विल बी गिवन आउट बेटा? -2877। बाय द वे, व्हेन वी आर यूजिंग द टर्म 1 मोल, आप इसको मैथ में अगर कन्वर्ट करना चाहें तो एग्जामिनर ने हमें इसका एमआर बताया हुआ है 58। वी कैन राइट 58 ग्राम। याद रखिएगा ये इसका एमआर है। और हम सबको पता है एन इज इक्वल टू मैस ओवर एम आर। एन अगर 1 हो, मैस ओवर एम आर, या मैस इज इक्वल टू एम आर, तो कोई ऐसा मुश्किल नहीं है। तो अब बेटा हम यहां पे दोबारा से वही लिख देते हैं। हम यहां पे लिख देते हैं मैस, यहां पे बेटा हम लिख देते हैं हीट। अगर 58 ग्राम इसका कंबस्ट हो तो हमारे पास जो हीट रिलीज होती है वो -2877 है। और आप लोगों ने बेटा जो मुझे वैल्यू बताई है वो ये है कि -195.659
659 ग्राम हो तो x ग्राम चाहिए। वी कैन क्रॉस मल्टीप्लाई और हम यहां पे लिख सकते हैं -2877x इज इक्वल टू 58 मल्टीप्लाई बाय -195.659। बाय द वे माइनस से माइनस कैंसल हो गया और x की वैल्यू आ गई 58 इंटू 195.659 डिवाइडेड बाय 2877। तो बेटा कितनी वैल्यू आ गई, कितना आंसर आ गया इसका? जी बेटा 3.94। थैंक यू वेरी मच बेटा। तो ये बेटा हमारे पास 3.94 ग्राम, आप यहां पे देख सकते हो, सी इज द आंसर। बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी था लेकिन कोई टेंशन वाली बात नहीं है, हमें कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। हमने सबसे पहले हीट चेंज की वैल्यू कैलकुलेट की। ये मैं इसलिए इतना फोकस कर रहा हूं कि इस तरह के क्वेश्चन, स्पेशली सोल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चन, अभी मोस्ट रीसेंट प्रैक्टिकल में भी आया है बेटा। तो ये बेटा बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपको एंथैल्पी के हर एक क्वेश्चन, हर एक फार्मूला, हर एक मेथड पता होना चाहिए। न्यूट्रलाइजेशन के भी काफी आते हैं बेटा लैब में, प्रैक्टिकल में। यहां पे बेटा हमने हीट की वैल्यू कैलकुलेट की। फिर बेटा हम कहते हैं एज पर एग्जामिनर ये 47% था, तो हमने कहा 47% पे ये चेंज है, 100% पे कितनी होनी चाहिए? ये बेटा हमने हीट की वैल्यू फाइंड कर ली। एक्चुअली अल्कोहल, सॉरी, ब्यूटेन के कंबस्टन से ये वैल्यू रिलीज हुई थी। फिर बेटा हमने कहा कि ये जो ब्यूटेन की एक्चुअल वैल्यू है वो -2877 किलो जॉल पर मोल है। व्हाट मीन बाय दिस, अगर एक मोल और इन अदर वर्ड 58 ग्राम ब्यूटेन के कंबस्ट हो तो इतनी हीट वो रिलीज कर रही है। ये हमने उसी वैल्यू को लिख दिया। और अगर हमारे पास इतनी हीट रिलीज हो रही है, ये वैल्यू जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की थी, तो हमने यहाँ पे x की वैल्यू फाइंड कर ली एंड वी गेट द आंसर। अब बेटा आप लोगों ने एक क्वेश्चन है वो खुद से करना है इंशाल्लाह ताला, इंशाल्लाह। और फिर मैं आप लोगों को आगे लेके चलता हूँ बेटा। ये वाला क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन 20। शाबाश। एवरीवन बेटा कैलकुलेटर बेटा ढूंढ ली शाबाश जल्दी से, और हर एक बच्चे ने करना है। आपके पास 6 मिनट है। 9:14 है, 9:20 पे बेटा मैं वो करूंगा जी। जी बेटा शाबाश। अच्छा बेटा ये चीज मैं बता दूं, आजकल हमें एज सच कोई डाटा बुकलेट की जरूरत नहीं पड़ती, वो गिवन होता है। और द ओनली थिंग इज दैट वहां पे बाज़ औक़ात पीरियोडिक टेबल गिवन होता था, और या फिर आर की वैल्यू जो आइडियल गैस कांस्टेंट था, ये इस तरह के कुछ नंबर होते, तो आजकल पेपर कैन में गिवन होते हैं। आपने परेशान नहीं होना बिल्कुल बेटा जी।
अच्छा, इसमें परसेंटेज है ही नहीं, ये तो आसान है बेटा आप लोगों के लिए। जी बेटा, अकॉर्डिंग टू वन स्टूडेंट बी इज द आंसर। और बेटा कोई बच्चा बताए। ठीक है जी। बी बेटा जी, दो स्टूडेंट ने कहा कि बी इज द आंसर। और बेटा देखिए बेटा, इस क्वेश्चन में माशाल्लाह आप सब का आंसर बी आ रहा है, तो इसलिए मैं कोई प्रॉपर डिटेल में वर्किंग नहीं करता, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको स्टेप बता देता हूं। आप यहां पे लिख सकते हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी डिवाइड बाय एन। अच्छा, ये जो वैल्यू होती है ये बेटा हमारे पास जॉल में होती है, किलो जॉल में कन्वर्ट करने के लिए हम 1000 डिवाइड करेंगे। तो आप इसे सेपरेट करके भी लिख सकते हो बेटा, सेपरेट करके ऐसे कि मैं इसे हीट चेंज लिख देता हूं, ताकि वो मैं जो बात कर रहा था, जब दो इंफॉर्मेशन इकट्ठी हो जाए तो बाज़ वक़्त बच्चे जब रिकॉल करते हैं तो उनके लिए प्रॉब्लम हो जाता है। हीट चेंज माइनस एम जो है बेटा, मैंने आपको कहा कि लिक्विड 100, सी की वैल्यू बेटा आपके पास होता है 4.18, डेल्टा टी बेटा आपके पास 58, ये जौल आ जाएगा। और आप इस आंसर पे डिवाइड बाय 1000 करोगे तो किलो जौल आ जाएगा। फिर बेटा आप यहां पे लिख रहे हो, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन, हीट चेंज विच विल बी इन किलो जौल डिवाइड बाय एन। और एन बेटा हमें एग्जामिनर ने यहाँ पे बताए हुए हैं 0.025, इसकी जगह पे आप 0.025, और आप सब कह रहे हो कि आंसर बी आ रहा है। ठीक हो गया। अब बेटा मैं एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा रिलेटेड विद एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड, और फिर बेटा हम हैश साइकिल या हैश लॉ हम करते हैं इंशाल्लाह ताला जी। अब बेटा मैं यहाँ पे आपको, आपके पास ना प्रैक्टिकल में अमोनियम क्लोराइड जो है वो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में बहुत कॉमनली एग्जामिनर पूछता है। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ सॉल्यूशन। इसमें असल में एक चीज मैंने आपको सिखानी है, इसलिए बेटा मैं ये एग्जांपल आपको बता रहा हूँ। कोशिश करूंगा बेटा थोड़ी सी जल्दी में या स्पीड में करवाऊं, उसकी वजह यह है कि हम अगला टॉपिक भी स्टार्ट करें और इसमें कोई नई चीज इतनी नहीं होगी इंशाअल्लाह ताला जी। ये बेटा हम यहां पे ले रहे हैं 100 cm³ ऑफ वाटर, लेट्स सी एट 25 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, अब बेटा मैं आपको ना एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, बेशक आप एक साइड पे नोट कर लीजिएगा। आपका जो प्रैक्टिकल पेपर होता है उसमें डाटा रिप्रेजेंटेशन के स्कोर होते हैं। क्या मतलब बेटा, आपके प्रैक्टिकल पेपर में अगर टेम्परेचर आप लिखोगे, यू मस्ट राइट टिल 1 डेसिमल प्लेस, एंड द डेसिमल प्लेस मस्ट बी आइदर 0 और 5। हम प्रैक्टिकल के पेपर में जब टेम्परेचर लिखते हैं तो हमेशा 1 डेसिमल प्लेस तक लिखते हैं, इसका स्कोर होता है बेटा। चाहे एग्जामिनर मेंशन करे या ना करे, फॉर पेपर 3 3 or 3 4, always write the temperature till 1 decimal place, and the decimal place will be either 0 or 5। नोट कर लिया बेटा आप लोगों ने। फॉर पेपर 3, ऑब्वियसली आप में से कुछ का 3 होगा, कुछ का 3 4 होगा। ऑलवेज राइट temperature till 1 decimal place, and
डेसिमल प्लेस मस्ट बी 0 और 5, इसके अलावा नहीं होनी चाहिए बेटा, आइदर 0 और 5। इसीलिए बेटा आपने नोट किया, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये प्रैक्टिकल पेपर का है मेनली क्वेश्चन, इसलिए बेटा हमने ये लिख दिया। इसमें बेटा हम अमोनियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। वैसे ये रफ सी बेटा मैं वैल्यू ले रहा हूं, हम कह रहे हैं कि हम यहां पे 5.35 ग्राम ऑफ अमोनियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं। इन रियलिटी हम अमोनियम क्लोराइड इस तरह ऐड नहीं करेंगे। आपके पास एग्जामिनर कोई कंटेनर देगा, कोई टेस्ट ट्यूब देगा, उसमें बेटा आपके पास सॉलिड ऑलरेडी गिवन होगा। आप पहले इसका मैस फाइंड करेंगे, फिर इसे ट्रांसफर करेंगे, और फिर रेजिड्यू के साथ मैस देखेंगे, और फिर डिफरेंस देखेंगे। तो चूंकि हम प्रैक्टिकल का पेपर अभी नहीं डिस्कस कर रहे, इसलिए मैं इस डिटेल में नहीं जाना चाह रहा। हम ये कह रहे हैं कि ये अब बेटा जब आप इसमें ये अमोनियम क्लोराइड ऐड कर देते हैं, ये बेटा हमारे पास सोल्यूशन बन गया। और इस सोल्यूशन का लोएस्ट टेम्परेचर, अमोनियम क्लोराइड को डिसॉल्व करना एंडोथर्मिक है, टेम्परेचर डिक्रीज होता है। तो बेशक आप यहां पे लिख सकते हो फाइनल टेम्परेचर हमारे पास आ गया 17.5 डिग्री सेल्सियस। कितना आ गया बेटा? 17। हम ये कहते हैं कि हमारे पास सी की वैल्यू है 4.18 जॉल पर ग्राम पर केल्विन। ये क्या है बेटा? हमारे पास सी की वैल्यू है। ये बेटा हमारे पास क्या है? फाइनल टेम्परेचर। ये क्या है? इनिशियल टेम्परेचर। तो अब बेटा हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो हम सबसे पहले यहां पे देखेंगे कि हमारे पास डेल्टा टी क्या है। मैंने आपको पहले भी एक बात की है, मैंने आपको कहा कि डेल्टा टी का फार्मूला होता है फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। बाज़ औकात बच्चे क्या करते हैं, वो सिर्फ टेम्परेचर का डिफरेंस ले लेते हैं और आखिर में आंसर जो है वो उसको प्लस या माइनस कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि एग्जामिनर उसके स्कोर नहीं देता, बट दैट इज नॉट द प्रॉपर वे, प्रॉपर आपके पास। तो इसलिए डेल्टा टी हम यहाँ पे देखेंगे फाइनल टेम्परेचर 17.5 माइनस दिस, तो आपके पास आ गया -7.5। दिस इज इंडिकेटिंग कि टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है। टेम्परेचर माइनस है, डेल्टा एच माइनस हो तो टेम्परेचर इंक्रीज होता है, एक्सोथर्मिक होता है। यहाँ पे टेम्परेचर माइनस है, इस चीज का ख्याल रखना है बेटा आपको। अब बेटा हम यहाँ पे लिख रहे हैं, हमारे पास फार्मूला है हीट चेंज इज इक्वल टू माइनस एम सी डेल्टा टी माइनस एम। मैंने आपको पहले कहा है कि बेटा एम में आपने मैस ऑफ सॉल्यूट को इग्नोर करना है, इस 5.35 ग्राम को इग्नोर करना है। हम ये अज्यूम कर रहे हैं कि जो ही हमने अमोनियम क्लोराइड को ऐड किया, ये आयोनाइज हो गया अमोनियम आयन एंड क्लोराइड आयन में। सो एक्चुअली ये वाटर था जिसका टेम्परेचर राइज हुआ, या सोल्यूशन भी बन गया, तो हम कहते हैं सोल्यूशन का टेम्परेचर राइज हुआ। और वाटर की डेंसिटी हम 1 ग्राम पर सीएम क्यूब लेते हैं, इसलिए 100 सीएम क्यूब को हम 100 ग्राम लेते हैं। तो यहाँ पे m की वैल्यू 100, c की वैल्यू 4.18 माइनस 7.5। बाय द वे अब माइनस माइनस आंसर प्लस आ जाएगा। ये बेटा कितना आंसर आ जाता है? जी बेटे शाबाश। 100 मल्टीप्लाई बाय 4.18, तो 418 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 7.5, माइनस माइनस से प्लस आ गया बेटा, तो इसलिए हमें माइनस की जरूरत नहीं बेटा। ये बेटा 31350, थैंक यू वेरी मच बेटा जी, 31350 जॉल। या आप इसे किलो जॉल में कर लें तो ये बेटा 31.35 किलो जॉल आ गया।
अब बेटा ये हीट चेंज है, दिस इज नॉट द नंबर ऑफ मोल। अब बेटा मैं एक और चीज आपको बता रहा हूं, कोशिश करें पेपर के अंदर भी आप सारा का सारी इंफॉर्मेशन स्टेप बाय स्टेप दिखाएं, ताकि अगर कहीं पे आप मिस्टेक करते हो तो ईसीएफ आप पे अप्लाई हो सके। अब जब सारी की सारी चीजें जंबल अप कर देती हैं बेटा, तो वो फिर प्रॉब्लम हो जाता है। तो अब बेटा हम यहां पे एन फाइंड कर रहे हैं, विच इज मोल ऑफ अमोनियम क्लोराइड। ये बेटा आपके पास है, तो उसका मैस हमने कितना लिया था 5.35। वैसे इसका एमआर होता है 53.5, तो ये बेटा हमारे पास 0.10 मोल आ गया। अब बेटा हमारे पास चीज आसान होगी, हम यहां पे लिख रहे हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल टू हीट चेंज डिवाइड बाय एन 31.35 डिवाइड बाय 0.1 313.5 किलो जॉल पर मोल। तो ये बेटा हमारे पास आंसर आ गया। ये था हमारे पास एक कंसेप्ट जिसमें मेनली मैंने आपको दो बातें बतानी थी। एक, जाहिर है जब आप प्रैक्टिकल करेंगे बाज़ औक़ात बच्चे ये छोटी छोटी चीजें इग्नोर कर देते हैं, कि आपने जब भी पेपर 3-3-3-4, कुछ बच्चे 3-3 देंगे, कुछ 3-4 देंगे, जब भी आप ये पेपर देंगे तो आपने एक चीज का ख्याल रखना है कि ऑलवेज राइट द टेम्परेचर टिल 1 डेसिमल प्लेस एंड डेसिमल प्लेस मस्ट बी 0 और 5। दूसरे नंबर पे बेटा मैंने आपको ये बताना था कि जब हम एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन ये कैलकुलेट कर रहे होते हैं, तो हम हमेशा वॉल्यूम जो होता है उसके मास को ले रहे होते हैं, सॉल्यूट के मास को इग्नोर कर देते हैं। अब बेटा अच्छा, ये तीन वे थे जो हम लैब में, इसे हम कैलोरीमीटर भी कहते हैं, फिजिक्स वगैरह में एक कॉपर का कैलोरीमीटर होता है, उससे हम ये बेसिकली हम हीट चेंज कर रहे हैं। ये लैब के अंदर डूएबल थिंग्स हैं बेटा। लेकिन अब हम देखेंगे कि कुछ हमारे पास ऐसी वैल्यूज होती हैं, कुछ ऐसे कंसेप्ट हैं जो हम डायरेक्टली लैब के अंदर कैलकुलेट नहीं कर सकते। उसके लिए बेटा हम इनडायरेक्ट वे यूज करते हैं। मैं पहले बेटा थोड़ा सा आप लोगों को समझाऊंगा ताकि आप लोगों को समझ आ जाए, और फिर बेटा हमारे लिए आसानी हो जाएगी इंशाअल्लाह ताला। अब आपने ना मेरी इस बात को गौर से सुनना है। मैं यहाँ पे एज यूजुअल जब समझाता हूं तो आपको रफ वर्क बता देता हूं ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। हमने ये कहा कि हम लैब में एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कैलकुलेट कर सकते हैं। वो या देखा ना आपने एक्सपेरिमेंट, 2-3 क्वेश्चन हमने किए थे। ये यहाँ पे भी हमने क्वेश्चन किया था बेटा एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन, ये भी बेटा हमने किया था एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन। तो हम लैब में एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन कैलकुलेट कर सकते हैं। ओके, हमने ये भी कहा कि एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन अभी मैंने आपके सामने किया, ये भी हम कर सकते हैं, न्यूट्रलाइजेशन भी कर सकते हैं। लेकिन हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मेजॉरिटी केसेस में नहीं कर सकते, ये और हमारे पास इनडायरेक्ट वैल्यू है। अब लेट्स से हम कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन की बात करते हैं। ये बेटा आपके पास है कार्बन। अब मैं किसकी बात कर रहा हूं, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, हम इसकी बात कर रहे हैं बेटा, कार्बन मोनोऑक्साइड नॉट द डाइऑक्साइड। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन मीन 1 mole of compound formed from its element in standard form at standard condition। ये बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन है। अब याद रखें, दिस इज नॉट कंबस्टन ऑफ कार्बन। कंबस्टन में कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, ये फॉर्मेशन है। और वैसे भी आप जितनी मर्जी लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन कर लें, देयर इज ए चांस थोड़ी बहुत कार्बन डाइऑक्साइड भी बन जाए। तो लिहाजा हम कोई एक्यूरेट वैल्यू यहां पे कैलकुलेट नहीं कर सकते, ये अननोन वैल्यू हमारे पास है। लेकिन अभी हमने ये पढ़ा है कि हम कंबस्टन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर हम कार्बन को कंबस्ट कर दें, इसे कार्बन डाइऑक्साइड में कर दें, दैट इज नोन एज स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्टन ऑफ कार्बन।
अच्छा, कार्बन की कंबस्शन के लिए चूंकि हमें 1 मोल ऑक्सीजन का चाहिए, हम यहाँ पे हाफ मोल लिख रहे हैं, तो मैं हाफ मोल और ऑक्सीजन लिख देता हूं और यहाँ पे भी हाफ मोल। बेटा कोई परेशान नहीं होना, मैं ये जो बैलेंसिंग कर रहा हूं फिलहाल फॉर द टाइम भी कोई टेंशन नहीं लेनी, मैं सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा। हम अगर कार्बन मोनोऑक्साइड को कंबस्ट करें, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, तो ये भी कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज है, हम ये वाली वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं लैब में, हम ये वाली वैल्यू भी लैब में कैलकुलेट कर सकते हैं। इन दोनों केसेस में हमारा प्रोडक्ट कार्बन डाइऑक्साइड है। इन दोनों केसेस में प्रोडक्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। हम बेसिकली ये कह रहे हैं कि हम यहां पे स्टार्ट होती हैं कार्बन और ऑक्सीजन से, हमारे पास डायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसको हम कह देते हैं वेव 1, और हमारे पास इनडायरेक्ट कार्बन डाइऑक्साइड बन रहा है, इसे हम कह देते हैं वेव 2। इन रियलिटी टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ वेव 1 एंड वेव 2 सेम है। यानी आप यहां पे लिख सकते हो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबस्शन ऑफ कार्बन is equal to heat of formation of carbon monoxide plus enthalpy of combustion of carbon monoxide, ये सेम है। यानी बेसिकली वेव 1 इज इक्वल टू वेव 2। इस चीज को हम कहते हैं हेस साइकिल। और मैं आपकी सहूलियत के लिए एक और चीज बता देता हूं, लेट्स से ये एक वेक्टर है, ये प्रॉपर फिजिक्स का हेड एंड टेल रूल में नहीं बता रहा, मैं जनरली आपको एक चीज बता रहा हूं, ये सेकंड वेक्टर है, यानी ये एक वेक्टर, इसे हम x कह लें, ये सेकंड वेक्टर, इसे हम y कह देते हैं। मैं यहां पे भी x और y लिख देता हूं। ये बेटा जो है हमारे पास थर्ड वेक्टर है, जो मैं ब्लैक कलर से लिख रहा हूं, इसे बेटा हम z कह देते हैं। अब इसको अगर आप गौर से देखें तो इसकी टेल के साथ, इसका हेड के साथ है, तो आप सब ने फिजिक्स में ये पढ़ा होगा, ये बेसिकली रिजल्टेंट वेक्टर है, और रिजल्टेंट वेक्टर बाकी दो के एडिशन के इक्वल है। और अगर हमें ये चाहिए तो हम ये इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। अभी तक बेटा मैंने डेफिनेशन नहीं लिखी, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक जनरल सा आइडिया बताना चाह रहा हूं कि बेसिकली हैस जो था, हैस साइकिल, उसने एक मेथड दिया, एक वे दिया कि हम इनडायरेक्टली, आई एम यूजिंग द टर्म इनडायरेक्टली, हाउ वी कैन कैलकुलेट डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। रिएक्शन में वैरायटी आ जाती है, कंबस्टन है, फॉर्मेशन है, न्यूट्रलाइजेशन है, कुछ भी है। हम इनडायरेक्टली वैल्यूज कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, उसका कंसेप्ट ये था कि इफ अ केमिकल रिएक्शन कंप्लीट इन वन स्टेप, क्या मतलब बेटा आपने नोट किया, मैं सर्कल कर रहा हूं कार्बन और ऑक्सीजन को, ओए ये तो गायब ही हो गया, अच्छा चलें वापस आ गया। दे आर डायरेक्टली चेंजिंग इनटू कार्बन डाइऑक्साइड, ये देखिएगा कार्बन एंड ऑक्सीजन direct change, this is wave 1 if a reaction complete in one step or more than one step, this is step 1 and step 2, the total enthalpy change is always same, it is independent of path followed by chemical reaction। बात की समझ आई है बेटा? ये इसके जो क्वेश्चन है वो मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत मुश्किल होते हैं, बट दे आर चैलेंजिंग, और उसमें यही साइकिल बनाना बच्चों के लिए प्रॉब्लम होता है। हम उस पर कम से कम 2 दिन लगाएंगे, ये दैट इज द मिनिमम। नॉर्मली हम 3 दिन लगाते हैं, क्योंकि इसका प्रैक्टिकल में भी क्वेश्चन आता है, एटीपी में भी आता, सॉरी एटीपी कह रहा हूँ, उसमें आपके एमसीक्यूज में भी आता है और आपके पास थ्योरी में भी आता है, और बच्चों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आता है, तो उसमें हम 2 दिन कम से कम लगाएंगे वर्कशीट के ऊपर। वर्कशीट इंशाल्लाह मैं कल आपको भेज दूंगा। तो क्या कहा है बेटा मैंने, मैं यहां पे लिख दूं बेटा जी? पहले तो ये बताएं यहां तक कोई कंफ्यूजन है बेटा? मैं रिपीट करता हूं,
कि ये इनडायरेक्ट वे है टू डिटरमिन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन या एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन if a reaction complete in one step or more than one step. The total enthalpy change, the net enthalpy change, always same. It is independent on path followed by chemical reaction. हाँ, ये इनिशियल और फाइनल स्टेज पे डिपेंड कर रही है. क्या मतलब? इनिशियली कार्बन आप डायमंड ले रहे हो कि ग्रेफाइट ले रहे हो? ऐसा ना हो कि इस वे में तो आपने कार्बन डायमंड ले लिया और इस वे में आपने कार्बन ग्रेफाइट ले लिया, फिर तो बेटे चेंज हो जाएगा. तो सेम होना चाहिए. तो मैं यहां पे लिखता हूं Hess's law. Total enthalpy change is independent of path followed by a chemical reaction total enthalpy change is what? Is independent of path followed by chemical reaction. अब मैं इट के बजाय दोबारा से एंथैल्पी चेंज लिखूंगा. एंथैल्पी चेंज depends on initial and final states of chemical reaction. बेटे ये जो मैं बात कर रहा हूं इनिशियल एंड फाइनल स्टेट, इससे ये मुराद है कि आपने एक केमिकल रिएक्शन को दो डिफरेंट वे से किया. ये वाला जैसे मैं आपको बता रहा हूं, ये कार्बन आपने वेव वन के अंदर, ये वेव वन है, ग्रेफाइट यूज कर लिया, तो वेव टू में भी ग्रेफाइट यूज करना है. वेव वन में अगर आपने 25 डिग्री सेल्सियस लिया टेम्परेचर, स्टार्टिंग टेम्परेचर, वेव टू में भी 25 लेना है. वी आर नॉट चेंजिंग initial condition and final condition of reaction. It is not depending on path followed by the chemical reaction. मैं इसे थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करके लिख देता हूं. एक्सप्लेनेशन हम इसकी लिख देते हैं थोड़ी सी. If a chemical reaction complete in one step, इस वन स्टेप को लेट से हम कह देते हैं वेव वन. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेफाइट combust to form carbon dioxide, or इसे भी थोड़ा सा मैं और डिटेल में लिखता हूं. और chemical reaction completes in more than one steps. इसको बेटा हम लेट से कह देते हैं वे टू. फॉर एग्जाम्पल, ग्रेफाइट change into carbon monoxide and carbon monoxide oxidize to
कार्बन डाइऑक्साइड। बेटा ऑक्सीडाइज्ड पे कंफ्यूज तो नहीं है ना? ऑक्सीडेशन मीन कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन, रिएक्टिंग विद ऑक्सीजन। तो ये बेटा वेट, हम क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि हमारे पास केमिकल रिएक्शन एक स्टेप में हो रहा है जिसे हमने V1 कह दिया, या मोर देन वन स्टेप में हो रहा है जिसे हमने V2 कह दिया। मैंने यहां पे स्पेसिफिक एग्जांपल बताई। टोटल enthalpy change of a chemical reaction for V1 is equal to V2। V1 और V2 की एंथैल्पी चेंज सेम है, कांस्टेंट है बेटा, कोई उसमें प्रॉब्लम नहीं है। जैसे यहां पे बेटा मैं लिख देता हूं कार्बन सॉलिड प्लस ऑक्सीजन गैसियस। अब हम इसे यूं लिख रहा हूं बेटा, कार्बन डाइऑक्साइड गैसियस, इसको बेटा हमने V1 कह दिया। ये बेटा आपके पास कार्बन मोनोऑक्साइड गैसियस प्लस हाफ मोल ऑफ ऑक्सीजन गैसियस अनरिएक्टेड एंड देन इट चेंज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस सारे के सारे को बेटा हमने V2 कह दिया। लेट्स से इसको बेटा हम कह देते हैं X, इसको हम कह रहे हैं Y, इसको हम कह रहे हैं Z। तो हम यहां पे लिख रहे हैं X इज इक्वल टू Y प्लस Z। अब है बेटा कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम बेटा? यानी आई ट्राई माई बेस्ट कि इस चीज को जितना सिंप्लीफाई करके हो सके आप लोगों को बताऊं, क्योंकि इसमें फिर से मैं बार बार कह रहा हूं कि इसमें जो स्किल है वो ये है कि हमने साइकिल कैसे बनाना है। इसमें कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ कंबस्टन होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें सिर्फ फॉर्मेशन होगी, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जिसमें कोई और डाटा होगा, और आपके कुछ प्रैक्टिकल में क्वेश्चन है जिसमें एग्जामिनर मेटल को या मेटालिक कंपाउंड को एसिड के साथ रिएक्ट करवा रहा हो। तो हम कोशिश करेंगे कि हर एक चीज देखें बेटा इंशाअल्लाह ताला जी। अब थोड़ा सा आप लोगों ने मेरा साथ देना है, मैं बिल्कुल सिंपलेस्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूं। क्या है बेटा सिंपलेस्ट क्वेश्चन? एक मिनट, हमें एग्जामिनर कह रहा है फाइंड स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl3 सॉलिड। ये बेटा हमने कैलकुलेट करनी है बाय यूजिंग फॉलोइंग डाटा। और वो डाटा हमें क्या दे रहा है? हमें वो डाटा ये दे रहा है कि आयोडीन सॉलिड इट इज चेंजिंग इनटू आयोडीन गैसियस। अच्छा बेटा मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू लिखूंगा, हो सकता है आप पेपर में क्वेश्चन देखें तो वहां पे न्यूमेरिकल वैल्यू स्लाइटली डिफरेंट हो, तो इट्स ओके फाइन। मैं वैसे ही अज्यूम वैल्यू, रफ वैल्यू लिख रहा हूँ। बेसिकली हमने मेथड लर्न करना है, क्योंकि वैल्यू हमने वैसे भी रट्टा नहीं लगानी। तो जो भी बेटा पेपर में हमें एग्जामिनर देगा हम ऑब्वियसली उन्हीं वैल्यू को यूज करेंगे। 38 किलो जॉल पर मोल। अब बेटा यहां पे हमें एग्जामिनर बता रहा है आयोडीन गैसियस प्लस 3 मोल ऑफ क्लोरीन गैसियस इट इज चेंजिंग इनटू 2 मोल ऑफ ICl3 सॉलिड। और यहां पे बेटा एग्जामिनर हमें बता रहा है इस रिएक्शन का डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन -214 किलो जॉल पर मोल है। ये बेटा हमारे पास -214 किलो जॉल पर मोल है। बस इस रहने दे बेटा से क्या हुआ, और ये बेटा +38 है। हमें रिक्वायर्ड क्या है बेटा? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl3।
अब बेटा आप लोगों ने मेरा साथ देना है, मैं आप लोगों से कुछ चीजें पूछूंगा, काइंडली आपने बताना है। स्टेप नंबर 1 बेटा, कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl3? कैन यू राइट द इक्वेशन फॉर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ICl3 बेटा? क्या होते हैं एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन? चेंज इन एंथैल्पी when one mole of compound forming from its element, यानी 1 मोल हमारे पास ICl3 का इसकी एलिमेंट से बन रहा हो, दैट इज नोन एज एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। मैं यहां पे बेटा आपके सामने लिख देता हूं, देखो ICl3 का 1 मोल बनना चाहिए, मैं यहां पे लिख रहा हूं बेटा। ICl3 की फिजिकल स्टेट उसने हमें बताई हुई है क्वेश्चन में, सॉलिड। फ्रॉम इट्स एलिमेंट, इसके कौन कौन से एलिमेंट हैं? वन इज आयोडीन, आयोडीन इज सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। द सेकेंड वन इज क्लोरीन विच इज डाइएटॉमिक गैस। बैलेंस करने के लिए हम यहां पे 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे बेटा, ICl3 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम यहां पे बैलेंस करेंगे। क्यों? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन 1 मोल ऑफ ICl3 बनना चाहिए, इसका 1 मोल बनना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं बेटा, I बैलेंस करने के लिए 1/2 और ये बेटा 3/2, एंड वी आर राइटिंग स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। यू कैन क्लियरली सी दिस थिंग, दिस इज द डायरेक्ट वे। अब हम डेटा को देखते हैं। एग्जामिनर क्या कर रहा है, आयोडीन सॉलिड को आयोडीन गैसियस में कन्वर्ट कर रहा है, और इसके लिए वो एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है +38। अब बेटा मुझे ये बताइएगा, हमारे पास कितना आयोडीन है? 1/2। हम इसी हिसाब से चलेंगे, एरो डाउनवर्ड। क्यों? वाई डाउनवर्ड? हमने एक साइकिल सा बनाना है। सॉलिड है आयोडीन, ये देखें सॉलिड है, एरो सॉलिड से स्टार्ट होना चाहिए, किसकी तरफ जा रहा है? आयोडीन गैसियस की तरफ। तो हम यहां पे नीचे लिख देते हैं आयोडीन गैसियस। एग्जामिनर कितने मोल दे रहा है? 1 मोल। हम कितने मोल यूज कर रहे हैं? हाफ। मैं यहाँ पे हाफ लिख देता हूं। इसका मतलब है जो वैल्यू हमें दे रहा है हम उससे भी हाफ करेंगे, एंड आवर आंसर इज +19 किलो जॉल पर। अच्छा, ये जो क्लोरीन है बेटा आपके पास, दिस क्लोरीन, ये अनचेंज है, इसे एज इट इज हम यहाँ पे लिखेंगे। क्लोरीन को हम चेंज नहीं कर रहे, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं +3/2 मोल ऑफ क्लोरीन गैसेस। अब अगर हम आगे देखें तो आयोडीन एंड क्लोरीन को आपस में कंबाइन करके, कौन सा आयोडीन? गैसियस। यहां पे देखिएगा कौन सा? गैसियस। किस में चेंज करवा रहा है? ICl3 में। इन अदर वर्ड ये दोनों इसमें चेंज हो गए, ICl3। आयोडीन गैसियस, क्लोरीन गैसियस, आयोडीन गैसियस, क्लोरीन गैसियस। लेकिन यहां पे 2 मोल है और वैल्यू -214 है, हमने 1 मोल बनाना है, तो हम यहां पे करेंगे -214 डिवाइडेड बाय 2, आंसर इज -107 किलो जॉल पर। अब आप देखिए आपके पास ना ये साइकिल सा बन गया। बास बुक्स इसे कहते हैं ट्राई बॉक्स मेथड। क्यों? हमने 3 बॉक्सेस बनाए, एक बॉक्स हमारे पास रिएक्टेंट का, एक इंटरमीडिएट और एक प्रोडक्ट का, हम 3 बॉक्सेस बना रहे हैं, ट्राई बॉक्स मेथड। लेकिन अगर आप ना भी वर्ड यूज करना चाहें ट्राई बॉक्स मेथड, दैट्स एब्सोल्युटली फाइन, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब बेटा आप क्लियरली देख सकते हो कि ये जो है बेटा हमारे पास, दिस वन, दिस इज वेव 1। ये क्या है बेटा हमारे पास?
एक मिनट, ये मैं इसे लिख देता हूं। और बेटा अगर आप इसको देखें, ये कंप्लीट चीज जो है बेटा, दिस इज V2। और हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि V1 इज इक्वल टू V2। टोटल एंथैल्पी चेंज ऑफ V1 मीन स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन इज इक्वल टू V2 में पहली वैल्यू है +19, दूसरी है -107। हम इन दोनों को ऐड कर रहे हैं, +19 प्लस इंटू -107, ये बेटा -88 किलो जॉल पर मोल आ गया। आप बेटा वेक्टर रूल भी अप्लाई कर सकते थे। आप क्लियरली देख सकते थे कि ये हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है। ये देखे, मैं यूं, ये एक वेक्टर, दिस इज सेकंड वेक्टर, और ये मैं शेडेड कर रहा हूं, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। और वैसे भी नॉर्मली हम ये कहते हैं हेस साइकिल में ये x होता है, ये y है, ये c है। जो भी बेटा आपका दिल करे आप उस मेथड से अप्लाई कर सकते हो। नॉर्मली बच्चे V1 और V2 से थोड़ा सा ज्यादा इजीली समझ लेते हैं, उनके लिए आसानी हो जाती है। अब बेटा आपका कोई क्वेश्चन है तो बताएं। अभी मैं इसके और क्वेश्चन नहीं बता रहा, ऑब्वियसली हमने इसमें और बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं, बहुत नहीं बहुत ज्यादा। ठीक है,